बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसी लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, तो ये उसी लेक्चर का पार्ट 2 है। तो डेफिनेटली अगर आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इससे पहले यंग्स डबल स्लिट का पहला पार्ट जो है वो लाजमी देखिए। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो पैटर्न है जो मैंने आप लोगों के लास्ट टाइम बनाया था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये वाला पैटर्न था। इस पैटर्न के अंदर ये जो रेड एरिया है ये मैक्सिमा को शो कर रहा है हर जगह, और इसी तरह से ये जो डार्क एरिया है ये मिनिमा को शो कर रहा है। रेड एरिया मैक्सिमा को शो कर रहा है और बता ये रहा है कि यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और डार्क एरिया जो है वो मिनिमा को शो कर रहा है और बता ये रहा है कि यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैंने बहुत एक्सप्लेन किया लास्ट टाइम। ये वो इक्वेशंस हैं जो मैक्सिमा की इक्वेशन है और ये वो इक्वेशन है जो मिनिमा की इक्वेशन है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इक्वेशन क्या बता रही हैं और कैसे आई हैं तो डेफिनेटली लास्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखें कि हमारे पास बहुत से मैक्सिमा है, लेकिन अगर आप स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में देखें तो आपको मैक्सिमा नजर आ रहा है। ये मैक्सिमा कहलाता है सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहां पर मैक्सिमा क्यों बन रहा है, एक दफा देख लेते हैं फिर से कि दोनों स्लिट्स से जो वेव निकली हैं वो जब इस पॉइंट तक पहुंची हैं तो दोनों ने एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल किया। किसी ने कम या किसी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। फिजिक्स की टर्म में से बोलते हैं कि दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस नहीं है। जब दोनों का पाथ डिफरेंस 0 हुआ तो आपने देखा एंड पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो मैक्सिमा बना। तो मैक्सिमा बनने की वजह क्या हुई? पाथ डिफरेंस 0 हुआ। इसका मतलब ये जो सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बन रही है ये इस वजह से बन रही है क्योंकि यहां पर पाथ डिफरेंस 0 है। अब आपको मालूम है ये जो d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा है, इसमें ये जो d sin थीटा है ये पाथ डिफरेंस ही होता है, तो मैं इसकी जगह पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू m लैम्डा लिख सकता हूं। लेकिन सेंटर वाली जो फ्रिंज है उसका तो पाथ डिफरेंस 0 है। भाई मैं m की क्या वैल्यू पुट करूं तो आंसर 0 आ जाए? डेफिनेटली अगर मैं m की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो फिर पाथ डिफरेंस 0 आएगा और सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज है इसके लिए m की वैल्यू 0 है। ठीक है जी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 0 है। अब बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज से ऊपर और नीचे वाली फ्रिंज को। ये देखिए, ये सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज है, इससे ऊपर भी एक ब्राइट फ्रिंज है, इससे नीचे भी, बिल्कुल सिमेट्रिकल। ये जो ऊपर और नीचे ब्राइट फ्रिंजेस हैं इन दोनों को हम फर्स्ट फ्रिंज कहेंगे। ये दोनों ही फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है क्योंकि फर्क नहीं है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोल रहा हूं इसको भी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ही बोलूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहां ब्राइट फ्रिंज क्यों बन रही है, आइए जरा देखते हैं। अब हुआ क्या, जब इस पॉइंट पर दोनों वेव्स इकट्ठी हो रही हैं तो आप देख रहे हैं क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है वो ये है कि अब जो नीचे वाली वेव है वो ऊपर वाली वेव से कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। आइए जरा देखते हैं कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो देखिए, पूरी एक वेव उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस में ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब दोनों वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस एक पूरी वेवलेंथ का हुआ। तो मैं कहूंगा कि जब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज देखें ऊपर वाली, अपर साइड वाली, तो जो अपर साइड है यानी कि सेंट्रल फ्रिंज से ऊपर, वहां पाथ डिफरेंस को मैं पीडी कह देता हूं। पाथ डिफरेंस पूरी एक वेवलेंथ का आ रहा है, मैं इसको प्लस लैम्डा कह देता हूं। क्यों भला? क्योंकि आप जरा देखें नीचे बिल्कुल उसका सिमेट्रिकल पॉइंट, यहां भी आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है क्योंकि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट जरा तवज्जो करने वाली बात यह है कि अगर आपने नोट किया हो तो आप देखें कि हमारे पास अब ऊपर वाली वेव निचली वेव से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। लेकिन कितना? तो देखेंगे तो आप एक वेवलेंथ ही आ रही है। लेकिन यहां पर क्योंकि अब ये नीचे वाली साइड पर पॉइंट है तो मैं इसको एक वेवलेंथ नहीं बल्कि इसको माइनस लैम्डा बोलूंगा। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करें, लेकिन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ये वाली नीचे वाली, तो लोअर साइड वाली, तो आप देखेंगे वहां पाथ डिफरेंस भी लैम्डा का है।
लेकिन क्योंकि अब ऊपर वाली वेवलेंथ जो है बड़ी है, इसलिए मैं कहता हूं पाथ डिफरेंस माइनस लैम्डा का। अब जरा तवज्जो करें स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इक्वेशन में पाथ डिफरेंस लैम्डा लाना चाहता हूं तो m की वैल्यू क्या पुट करूं, जस्ट 1 ना पुट कर दूं तो बाकी लैम्डा रह जाएगा। इसका मतलब अगर इस केस में आप देखें तो m की वैल्यू आपको 1 पुट करनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं ये जो ऊपर वाली ब्राइट फ्रिंज है इसके लिए m की वैल्यू +1 है। नाउ स्टूडेंट जरा नीचे देखें, नीचे पाथ डिफरेंस माइनस लैम्डा नहीं बन रहा, तो माइनस लैम्डा लाने के लिए, पाथ डिफरेंस में माइनस लैम्डा लाने के लिए m की वैल्यू सिर्फ -1 पुट कर दो तो माइनस लैम्डा हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है। इसका मतलब हम कहेंगे यहां पर m की वैल्यू -1 होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है दोनों तरफ, तो ये है हमारे पास पाथ डिफरेंस -1। तो ये जो हमारे पास दोनों तरफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, दोनों को फर्स्ट कहेंगे, तो उसके लिए एक के m की वैल्यू +1 है, एक के लिए -1 है। अब यहां से आपको पैटर्न पता चल ही गया है कि अगर मैं सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की बात करूंगा तो वो भी एक अपर साइड पर होगी, अपर साइड पर, और एक होगी निचली साइड पर यानी कि लोअर साइड पर। जो अपर साइड पर होगी वहां पाथ डिफरेंस कुछ बन रहा होगा, निचली साइड पर भी पाथ डिफरेंस कुछ बन रहा होगा। आइए जरा देखते हैं वो कितना है। तो अब जरा देखिए वही हमारे पास एनिमेशन है, जरा इसके और ऊपर चले जाते हैं उस पॉइंट पर जहां पर हमारे पास दूसरा मैक्सिमा बन रहा है। अब जरा देखें इस मैक्सिमा में भी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमा क्यों बन रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन अब आप देखिए नीचे वाली वेव ने ऊपर वाली वेव से कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको नजर आ रहा है कि 2 वेवलेंथ पूरी उसने एक्स्ट्रा ट्रेवल की है। इसका मतलब यहां पर हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना था, पूरी 2 वेवलेंथ का। इसी तरह इसके बिल्कुल नीचे से जो सिमेट्रिकल पॉइंट है वहां अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को पाथ डिफरेंस फिर से 2 वेवलेंथ का नजर आएगा, लेकिन अब वो ऊपर वाली वेव नीचे वाली वेव से 2 वेवलेंथ ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब दोनों सूत्र में वेवलेंथ का 2 वेवलेंथ का डिफरेंस हुआ। तो हम कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस इसमें 2 लैम्डा है, +2 लैम्डा कह देता हूं, और इसमें -2 लैम्डा। नाउ स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि पाथ डिफरेंस तो 2 लैम्डा है, ये लैम्डा है, इसकी जगह क्या पुट करूं तो 2 लैम्डा बन जाएगा, डेफिनेटली 2 पुट करूंगा। और इसी तरह से अगर मैंने पाथ डिफरेंस -2 लैम्डा बनाना है तो इधर m की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो -2 लैम्डा बन जाएगा। सो इट्स वेरी इजी। हमने देखा कि हमारे पास जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज है दोनों तरफ, ये वाली, इसके लिए m की वैल्यू +2 है तो इसके लिए m की वैल्यू -2 है। ये है सारी गेम। अब बाकी मैं डेरिवेशन ना भी करूं तो आप समझ जाएंगे कि जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए m की वैल्यू +3, और जो थर्ड निचली साइड पर है -3, जो फोर्थ है ऊपर वाली साइड पर +4, जो 4 है निचली वाली साइड पर -4। तो देखिए ब्राइट फ्रिंज को तो निकालना बहुत आसान है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू +, और -1 पुट करें, सेकंड के लिए +, और -2, फिर थर्ड के लिए +, और -3, फोर्थ के लिए +, और -4, सेंट्रल के लिए m की वैल्यू 0 पुट करनी है। ये तो हो गया हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस में। इस वजह से ब्राइट फ्रिंजेस में वो यहां क्या बोलता है कि m = 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये बात उसने आपके यहां पर बुक में इस फार्मूले के साथ लिखी है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, जल्दी से मिनिमा को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो सेंट्रल डार्क फ्रिंज। अब देखिए किसी भी स्क्रीन का एक ही सेंटर होता है और वो तो ऑलरेडी मैक्सिमा ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो सेंट्रल डार्क फ्रिंज है ही नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल डार्क फ्रिंज का कॉन्सेप्ट है वो तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रल डार्क फ्रिंज कहां बनेगी तो आपने कहना कि सेंट्रल डार्क फ्रिंज होगी नहीं। अब ये ब्राइट है मैक्सिमा सेंट्रल, इस ब्राइट के दोनों तरफ ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है, ये दोनों ही फर्स्ट कहलाएंगी, सेंट्रल कोई भी नहीं है, ये दोनों फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहलाएंगी। अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहां भी है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहां भी है, यहां भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन क्यों जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास यहां पर अगर आप देखें इस पॉइंट पर देख रहे हैं क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है, यही वजह है कि वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, लाइट कैंसिल कर रही है। लेकिन अगर आप पाथ डिफरेंस देखें, निचली वेव ने ऊपर वाली वेव से कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ आधी वेव। और फिर इसी तरह से अगर आप निचली साइड पर यही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करें
तो आप देखेंगे अब ऊपर वाली वेव निचली वेव से एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी, लेकिन कितना? आधी वेवलेंथ। इसका मतलब मैं कहूंगा अगर आप फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, फर्स्ट डार्क फ्रिंज अपर साइड पर और लोअर साइड पर, अपर साइड पर वो फर्स्ट डार्क फ्रिंज इस वजह से बन रही है क्योंकि पार्ट डिफरेंस आधी वेव का है, λ/2, साथ प्लस डालूंगा। लोअर साइड पर क्या है? आधी वेव का ही डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि अब ऊपर वाली वेव बड़ी होगी तो इस वजह से माइनस λ/2 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, इक्वेशन ये है, यहां आती है असल बात। मैं इस इक्वेशन में यहां अलहदा थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूं, m+1/2 ये इक्वेशन है। मैं चाहता हूं अपर साइड पर λ/2 का आंसर है, तो मैं अगर इसका आंसर λ/2 लाना चाहता हूं, मैं सिर्फ m की वैल्यू 0 ना पुट कर दो, क्योंकि जब मैं m की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो आपको मालूम है 0 + 1/2 1/2, और जब वो लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो ये λ/2 बन जाएगा। इसका मतलब अपर साइड पर जो λ/2 का पार्ट डिफरेंस बनाने के लिए मुझे m की वैल्यू इस इक्वेशन में, क्योंकि मिनिमा की इक्वेशन ये है, क्या पुट करनी पड़ेगी? 0। आपने देखा वहां m = 0 का मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, लेकिन यहां तो सेंट्रल डार्क फ्रिंज एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां m = 0 का मतलब इस फार्मूले में पहली डार्क फ्रिंज होगी। अब वो किस साइड पर? अपर साइड पर, यानी कि ये पहला मिनिमा है, तो यहां पर मैं कहूंगा इस मिनिमा का m की वैल्यू 0 है, ये वाली। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हमारे पास लोअर साइड पर हमें क्या आंसर चाहिए? -λ/2। अब जरा इमेजिन करें वही फार्मूला दोबारा से। स्टूडेंट्स मैं इसका आंसर -λ/2 लाना चाहता हूं। अगर मैं m की वैल्यू माइनस पुट कर दूं, m की वैल्यू, तो यह आ जाएगा +1/2 और साथ आ जाएगा लैम्डा। जरा इसको सॉल्व करें, -1 में हाफ ऐड करो तो -½ रह जाता है और साथ लैम्डा, तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास -λ/2 ना बन गया। आप लोगों ने एक स्ट्रेंज बात नोट की कि -λ/2 बनाने के लिए मुझे m की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ रही है? -1। इसका मतलब ब्राइट में और डार्क में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप देखें ब्राइट में फर्स्ट के लिए ऊपर +1 नीचे -1, सेकंड ब्राइट के लिए ऊपर +2 नीचे -2, लेकिन अगर आप देखें डार्क फ्रिंज में ऊपर m = 0 अगर पुट कर रहे हैं तो नीचे m = -1 पुट करेंगे। हालांकि दोनों फर्स्ट फ्रिंज हैं, लेकिन एक की m की वैल्यू कुछ और है, दूसरे की m की वैल्यू कुछ और है। तो ये आई हमारे पास m = -1। ठीक है जी, तो ये देखिए, हालांकि दोनों फर्स्ट हैं, इन दोनों का फर्स्ट का इजीली पता चल रहा है, वो +1 है, ये -1, लेकिन ये 0 है और ये -1। अब जरा आप खुद ही हिसाब लगाएं, इससे ऊपर ये m+1 होगी, एक ज्यादा, तो फिर इससे नीचे आपने एक कम कर देनी है, तो m-2। यहां भी वही मसला आ रहा है, यहां जो +1 का आंसर है, यहां -1 नहीं आ रहा बल्कि -2 आ रहा है, तो जो यहां +2 होगा वो यहां -2 नहीं बल्कि -3 आएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो यहां पर +4 होगा, +3 होगा, इसी के बिल्कुल सिमेट्रिकल जो फ्रिंज होगी, इधर +3 है, इधर -3 नहीं बल्कि -4। तो आप देख रहे हैं कि लोअर साइड पर नेगेटिव नंबर एक ज्यादा चल रहा है। तो ये है फर्क असल में हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंज का। तो याद रखिएगा फर्क इस वजह से है क्योंकि सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनी है, लेकिन सेंटर में डार्क तो नहीं बन सकती थी। इस वजह से हमारे पास जो पैटर्न है डार्क फ्रिंज का वो उस तरह से सिमेट्रिकल नहीं है नंबर्स के हिसाब से जिस तरह से ब्राइट फ्रिंज का। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया थोड़ा सा लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन। अब हमारे पास इसी लेक्चर को मजीद आगे लेकर चलते हैं और हम देखेंगे कि जो फ्रिंज है ये कितनी लंबी है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, और दो फ्रिंजेस के दरमियान जो फर्क है, डिफरेंस है, वो कितना है। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं कि आर्टिकल के अगले पार्ट को हम लोगों ने किस तरह से डिराइव करना है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये जो हमारे पास एक फ्रिंज है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है।
उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैक्सिमा के लिए भी हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ ली और मिनिमा के लिए भी इक्वेशन पढ़ ली। ठीक है जी, मैक्सिमा के लिए इक्वेशन जो पढ़ी है वो है m लैम्डा इक्वल्स डी साइन थीटा और मिनिमा के लिए है m प्लस हाफ लैम्डा इक्वल्स डी साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब एंगल बहुत थोड़ा हो तो जितना आंसर tan का आता है उतना ही साइन का आता है। यह बात आपकी बुक यहां पर कह भी रही है और उसने एग्जांपल के तौर पर इस टेबल में कुछ वैल्यूज भी दी हैं। अगर आप देखें sin 2 जो है, जितना आंसर उसका आ रहा है tan 2 का भी आंसर उतना ही आ रहा है। इसका मतलब फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। तो मैं कहूंगा sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, बट शर्त क्या है? फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहां पर मैं साइन की जगह tan लिख सकता हूं इस इक्वेशन में भी। तो ये देखिए d साइन थीटा की जगह आ गया d tan थीटा। बिल्कुल इसी तरह से इस इक्वेशन में भी मैं d साइन थीटा की जगह d tan थीटा लिख दूंगा। अब हमें मालूम है tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये वही डायग्राम है जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई लास्ट लेक्चर में। ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, इसको जरा गौर से देखें। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में फ्रिंज से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे मैंने y कहा है और ये जो साइड है यानी कि स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का फासला ये l है। आप कह सकते हैं ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो मैं इसकी जगह tan थीटा में परपेंडिकुलर जो कि y है ओवर बेस जो कि l है, तो y ओवर l। बिल्कुल ऐसा ही मैं यहां पर भी करूंगा। तो d tan थीटा की जगह y ओवर l। दोनों में आप देख रहे हैं मैं साथ साथ चला रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, y आप एक तरफ रखें, l उधर ले जाएं, m लैम्डा ऑलरेडी उधर है, l उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, d इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड होगा। ये है हमारे पास y। किसके लिए? मैक्सिमा के लिए। y था क्या? सेंटर से कितना दूर है कोई भी मैक्सिमा, सेंटर से कितना दूर है ये आप निकाल सकते हैं। पहले मैक्सिमा के लिए आप m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, याद है मैंने वैल्यूज बताई थी। दूसरे के लिए m की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तीसरे के लिए m की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो ये क्या बता रहा है? डिस्टेंस of any maxima from center of screen। ठीक है जी, from center of screen। अब जरा देखिए यहां पर भी मैं y को एक तरफ रखता हूं, m प्लस 1/2 लैम्डा एक तरफ, l उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और d उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर आप देखें ये जो इक्वेशन है ये भी y बता रही है, यानी कि ये भी सेंटर से डिस्टेंस बता रही है। किसका? मिनिमा का। डार्क फ्रिंज स्क्रीन के सेंटर से कितना दूर होगी, अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो आप यहां पर वैल्यू पुट करते जाएं, जो वैल्यू m की है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। तो हमारे पास मैं कह सकता हूं ये y क्या बता रहा है? ये बता रहा है डिस्टेंस ऑफ एनी मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। नाउ स्टूडेंट्स, ये दोनों फॉर्मूला आपको बुक ने यहां पर लिखे हुए दिखाई देंगे।
लेकिन अब मजे की बात क्या है कि बुक एक फॉर्मूला को आगे लेकर चलेगी और दूसरे को नहीं। मैं उसकी रीजन आप लोगों को बताता हूं। देखें, पहले तो आप ये समझें कि हम लोगों का काम क्या है आज का। वो क्या काम है कि एक मैक्सिमा कितना लंबाई का है या एक मिनिमा कितना लंबाई का है, यानी कि वी वांट टू फाइंड द विड्थ ऑफ अ मैक्सिमा एंड विड्थ ऑफ अ मिनिमा। अब विड्थ फाइंड आउट करने का एक तरीका है। ये देखिए, मुझे मालूम है अगर ये कोई मैक्सिमा है, दूसरा तीसरा पांचवा कुछ भी हो सकता है, मैं इसको कहता हूं mth मैक्सिमा, mth। इसकी अगर मुझे डिस्टेंस पता हो सेंटर से और फिर ये मेरे पास उससे अगला मैक्सिमा है, तो डेफिनेटली ये m+1 होगा। अगर ये छठा है तो ये 7वां मैक्सिमा होगा, ये 8वां है तो वो 9वां होगा, यानी m+1 होगा। और मुझे अगर इसकी भी स्लिट की स्क्रीन से दूरी पता हो, मैं इन दोनों को माइनस करूं डिस्टेंस को, तो मेरे पास दोनों मैक्सिमा के दरमियान का फासला आ जाएगा, ये वाला। दूसरे अल्फाज में एक मिनिमा की मोटाई आ जाएगी, क्योंकि दोनों मैक्सिमा के दरमियान का जो फासला है वो मिनिमा पर मुश्तमिल है। तो आप लोगों ने देखा कि एक्चुअली में मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक ब्राइट फ्रिंज की या एक डार्क फ्रिंज की विड्थ फाइंड आउट करना चाहता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक मैक्सिमा mth मैक्सिमा लूंगा और उससे अगला m+1 मैक्सिमा लूंगा और दोनों के डिस्टेंसेस को माइनस करूंगा, तो मेरे पास उनके दरमियान की स्पेसिंग आ जाएगी। और लकीली, खुशकिस्मती से, उनके दरमियान की जो स्पेसिंग है वो एक्चुअली डार्क फ्रिंज की विड्थ ही बन रही होगी, क्योंकि दोनों के दरमियान में है ही डार्क फ्रिंज। इसी तरह से आप डार्क फ्रिंज के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत पेश नहीं आएगी, इसलिए मैं यहां इस इक्वेशन को अब आगे लेकर चलूंगा। तो मैं मिनिमा को इक्वेशन बना दी है, लेकिन इसको यहां पर अब छोड़ता हूं। मैं अब आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि मजीद ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं mth मैक्सिमा के लिए बात करता हूं। किसी भी मैक्सिमा की जो मैंने आपको बताई है अभी डिस्टेंस सेंटर से, वो है m लैम्डा l/d। जो मैक्सिमा होगा उसकी m की वैल्यू आपने पुट करनी है। यहां मैं बोल रहा हूं किसी भी मैक्सिमा mth, तो फिर मैं m की वैल्यू यही रहने देता हूं। ये है mth मैक्सिमा का डिस्टेंस सेंटर से, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। इसी तरह से m+1 यानी इससे जो अगला मैक्सिमा होगा वो सेंटर से ज्यादा दूर होगा। कितना दूर होगा वो भी मैं इसी फॉर्मूले से निकालूंगा, बस मैं यहां m+1 आ जाएगा, क्योंकि वो m+1 फ्रिंज का डिस्टेंस बता रहा है। और जब अगला फ्रिंज होगा उसकी m की वैल्यू एक ज्यादा ही होगी, तो m+1 यहां पर पुट करूंगा, तो लैम्डा l/d। नाउ स्टूडेंट्स, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों के दरमियान कितना फासला होगा, ठीक है। टू कैलकुलेट फ्रिंज स्पेसिंग, वी सब्ट्रैक्ट, हम इसका जो फासला है ym, उसको माइनस करेंगे जो अगली फ्रिंज का फासला है, तो मेरे पास दोनों फ्रिंजेस के दरमियान का फासला आ जाएगा। अब मैं ये करता हूं, उसे मैं कहता हूं डेल्टा y। डेल्टा y क्या बता रहा है, फ्रिंज स्पेसिंग। किसके बराबर होगा, दोनों के डिस्टेंसेस को माइनस कर दूं, तो m+1 माइनस ym। अब ये देखिए जी, m+1 का क्या डिस्टेंस था, m+1 लैम्डा l/d माइनस ym कितना है, m लैम्डा l/d। स्टूडेंट्स, इसको ब्रैकेट को खोलता हूं, तो डेल्टा y इज इक्वल टू m प्लस, पहले m मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या बनेगा, m लैम्डा l/d, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 एज इट इज मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा l/d, और फिर ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस m लैम्डा l/d। आप देख रहे हैं ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आ गया, डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा l/d। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। इसमें
डेल्टा वाई क्या है? आपको याद है ना, y(m+1) क्या था? ब्राइट फ्रिंज की जो सेंटर स्क्रीन से फासला है, ये भी ब्राइट स्क्रीन का फासला है। तो जब मैं दो ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस। यानी कि मैं कह सकता हूं ये क्या बता रहे डेल्टा लैम्डा? फ्रिंज स्पेसिंग ऑफ मैक्सिमा। एक मैक्सिमा दूसरे मैक्सिमा से कितना दूर है? वो डेल्टा वाई है। लेकिन एक मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा के दरमियान में क्या है? मिनिमा। इसका मतलब ये जो दरमियान का डिस्टेंस है, एक्चुअली में मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये मिनिमा की विड्थ है। देखा आप लोगों ने कि फ्रिंज स्पेसिंग ऑफ मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के दरमियान का फासला कह दूं या एक मिनिमा की लंबाई कह दूं, क्योंकि हमारे पास जितना फ्रिंज स्पेसिंग है मैक्सिमा के दरमियान, वो फ्रिंज स्पेसिंग दरमियान में जो मैक्सिमा की डिस्टेंस है वो मिनिमा ही तो है। बिल्कुल इसी तरह से आपने देखा यहां सारी कैलकुलेशन में मैंने क्या किया? मैक्सिमा को सपोज किया। मजे की बात यह है कि अगर आप मिनिमाज लें और दो मिनिमा के दरमियान के डिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो वो मैक्सिमा की विड्थ के बराबर नहीं आएगा। और स्टूडेंट जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो एग्जैक्ट यही आंसर आया। इसका मतलब डेल्टा वाई फ्रिंज स्पेसिंग ऑफ मैक्सिमा भी है और डेल्टा वाई दो मिनिमा के दरमियान भी फासला शो कर रहा है। लेकिन दो मिनिमा के दरमियान कौन आता है? मैक्सिमा आता है। तो हम कह सकते हैं इसको विड्थ ऑफ मैक्सिमा। आपने करके नहीं देखना, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। बुक भी आपको इसी तरह से कहेगी कि अगर हम यही कैलकुलेशन करें तो फिर हमारे पास यही आंसर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से हमने सीखा क्या? आते अपने कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन ये है कि हमारा मिनिमा की विड्थ हो या मैक्सिमा की विड्थ हो, दोनों सेम आ रही है क्योंकि एक ही फॉर्मूला आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमा एंड मिनिमा या ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, एक दूसरे से एक जैसा दूर है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ या विड्थ कह देता हूं, और उनकी विड्थ भी सेम है। यही वजह है, अगर आप लोगों ने वो पैटर्न देखा जो मैंने भी आप लोगों के सामने बनाया थोड़ी देर पहले, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा जब भी मैंने ये फ्रिंज पैटर्न बनाया, मैंने जितना ब्राइट फ्रिंज को थिक रखा उतना ही डार्क को, फिर जितना ब्राइट को उतना ही डार्क को। अब आपको उसकी समझ लगी होगी क्योंकि बेसिकली हमारा फॉर्मूला बता रहा है कि जितनी स्पेसिंग डार्क फ्रिंज की है उतनी ही स्पेसिंग ब्राइट फ्रिंज की है। तो ये कंक्लूजन आप लोग देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो फ्रिंज पैटर्न है वो इक्वली स्पेस्ड है। उसमें डार्क ब्राइट से बड़ी नहीं या ब्राइट डार्क फ्रिंज से बड़ी नहीं, बल्कि दोनों बराबर साइज के होते हैं। और स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों को, ये कंक्लूजन इस पैराग्राफ में मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ से नीचे भी एक पैराग्राफ है। अब ये पैराग्राफ क्या बता रहा है स्टूडेंट, जरा देखें। इसके लिए मैं एक और हेडिंग दूंगा और वो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिंज की जो थिकनेस है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं? देखिए, जो फार्मूले में आएंगे वही फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर लैम्डा, आपको मालूम है अगर मैं रेड लाइट यूज करूं तो भी मेरे पास फ्रिंजेस बनेंगे, लेकिन रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। याद रखिएगा, अगर मैं रेड की जगह ग्रीन यूज करूंगा तो क्योंकि ग्रीन की वेवलेंथ कम है तो फ्रिंजेस की विड्थ भी कम हो जाएगी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। क्यों हुई? क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है कि हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी बड़ी वेवलेंथ उतनी फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा, जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी फ्रिंज स्पेसिंग कम। फिर आप देखें लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ये स्क्रीन के साथ फासला था, यानी कि अगर मेरे पास इस स्क्रीन को मैं दूर लेकर जाता जाऊं तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे फ्रिंज स्पेसिंग भी बढ़ रही है, फ्रिंज की थिकनेस भी बढ़ रही है। और फिर हम आखिरी फैक्टर को अगर देखें
डिस्टेंस के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। ये डिस्टेंस कौन था? स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस। यानी अगर मैं स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस कम करूंगा तो फ्रिंज बड़ी हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन। तो जरा देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों स्लिट्स हैं, अगर मैं दोनों स्लिट्स को करीब लेकर आऊं तो आप देख रहे हैं वहां हमारे पास फ्रिंज की स्पेसिंग ज्यादा हो गई है, फ्रिंज ज्यादा थिक हो गया, और अगर मैं दोनों को दूर लेकर जाऊं तो फ्रिंज जो है वो पतली हो जाएगी। तो ये तीनों फैक्टर्स आप लोगों ने इसके साथ लिखने, मैं अब नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोगों ने इसको एज इट इज, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसके अंदर जितनी भी फैक्टर्स दिए मैं इनको आप लोगों ने लिख देने। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये जो मुश्किल आर्टिकल है ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।